So, बच्चों, please hear a very good morning to all of you. Uh, Good afternoon to all of you, बच्चों. We'll begin with a new topic, and the name of the topic is SEBI Prohibition of Insider Trading Regulations. म्यूचुअल फंड खत्म किया था. म्यूचुअल फंड की राइटिंग प्रैक्टिस आज शाम को होगी, ठीक है, आफ्टर द क्लास आवर्स, ठीक है. सो बच्चों ध्यान से देखिए, वी वुड बिगिन विद दिस टॉपिक. दिस इज द न्यू टॉपिक. इस टॉपिक का जो वेटेज है एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 5 से लेके 9 मार्क्स तक का आप इस टॉपिक को वेटेज दे सकते हैं. अपना नया टॉपिक है, काफी छोटा टॉपिक है ये. चलिए बच्चों, सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक. सो अगर आप नाम देखें, टॉपिक का नाम क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ व्हाट बेटा? इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015. प्लीज हियर. सो बच्चों बेसिकली, प्लीज हियर, बेसिकली मुझे ये बताइए कि भाई इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड इनसाइडर ट्रेडिंग? एग्जैक्टली, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के आधार पे अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, शेयर्स में क्या करता है, ट्रेडिंग करता है, ठीक है. और ट्रेडिंग करके प्रॉफिट हो लॉस हो वो अपने को नहीं पता. अगर कोई व्यक्ति खुफिया जानकारी के आधार पे कुछ तो प्रॉफिट कमाता है, ये खुफिया जानकारी के आधार पे प्रॉफिट छोड़ दीजिए, खुफिया जानकारी जो किसी को भी पता नहीं है, उस जानकारी के आधार पे अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, शेयर्स में क्या करता है, ट्रेड करता है. ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड का आ रहा है. ट्रेड का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रेड का मतलब होता है बाय करना. सुनिएगा ध्यान से. ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाय करना. नहीं रुक जाओ. बाय और अग्रीइंग टू बाय. सो इफ आई डोंट बाय, लिसन, इफ आई डोंट बाय बट आई मेक एन अग्रीमेंट टू बाय, शेयर्स खरीदने का मैं क्या करूं? अग्रीमेंट करूं. किसके आधार पे? इनसाइडर ट्रेडिंग के आधार पे अगर मैं शेयर्स खरीदने का क्या करूं? अग्रीमेंट करूं. शिवम तेरे पास भी आएगा. चलिए भैया तेरे पास भी, पहले उसको दे दे बाबा. ओके, जल जाएगा रास्ते में, वो इतनी बुरी नजर से देख रहा है. सो इफ आई डोंट बाय बट इफ आई मेक एन अग्रीमेंट टू बाय, इफ आई डोंट बाय बट इफ आई मेक एन अग्रीमेंट टू, तो बच्चों ट्रेड करने का मतलब क्या हो गया? बाय करना. बाय करने के लिए कोई अग्रीमेंट करना, सेल करना, या फिर अग्री टू सब्सक्राइब. अग्री टू, नए शेयर्स ऑफर हो रहे हैं तो मैं अग्री कर लूंगी, सब्सक्राइब करूंगा. उसके बाद डील करना. डील करना मतलब बाय करके क्या कर देना? सेल कर देना, या सेल करके क्या कर लेना? बाय कर लेना. ये सब चीजें अगर मैं किसके आधार पे करूं? किसी कोई तो मेरे पास खास जानकारी, कोई तो मेरे पास क्या है बच्चों? खास जानकारी है. और अगर मैं ये सारी चीजें करता हूं तो मेरे द्वारा की गई ट्रेडिंग क्या मानी जाती है बच्चों? इनसाइडर ट्रेडिंग. प्लीज बच्चों, आज का जो युग है, yesterday my brother asked me a question कि भैया what do you believe, क्या कोई बंदा शेयर ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकता है? क्या कोई बंदा शेयर ट्रेड करके रिच बन सकता है? मैंने बोला कोई भी शेयर. हमारा बहुत सौभाग्य है कि आप हमारी क्लास में, एंड वी वुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड. और प्लीज अचीव मोस्ट एंड मोर इन योर लाइफ. हमारी पूरी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, और भगवान आपको बहुत तरक्की दे. किसी ने दरवाजा बंद कर दिया है, उसको बोलना जगह गलत है. चलिए बच्चों, सुनना ना, लिसन, तो मुझे ध्यान देखिए, ध्यान देखिए. अरे वो लॉक किया उसने. अच्छा धक्का मारा, ओके. शिवम ने खोल भी दिया. हेल्प करने कौन गया देखो. तो वजह सारे लोग ध्यान से देखेंगे, सारे लोग ध्यान से देखेंगे. सो बेसिकली बच्चों, तो I'll come back to the discussion that we were having. So the other day my brother asked me a question कि can we make profits in trading? So my straight away reply was कि भाई ट्रेडिंग करके I have not seen any person getting rich. ट्रेडिंग करके सिर्फ वही लोग अमीर बनते हैं जिनके पास, मैंने कई बार लेक्चर्स के दौरान डिस्कस किया है, ट्रेडिंग करके only those people rich become rich who have what? Who have the
इनसाइड इंफॉर्मेशन, जिनके पास, इसको हिंदी में बोलते हैं आंतरिक जानकारी। आंतरिक जानकारी या खुफिया जानकारी। इनसाइडर का मतलब क्या होता है? इनसाइड इंफॉर्मेशन का मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है क्या? यहाँ पे तो मैं इनसाइड इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। इसका मतलब होता है खुफिया जानकारी, जो किसी को भी पता नहीं है। सो बच्चों, मैंने कई बार, मेनी टाइम्स आई हैव गिवन यू एग्जांपल्स। अब बच्चों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सो बच्चों, आई बिलीव इन द ईयर 2004 में अनिल अंबानी, 2006 के बाद, बंटवारे के बाद, यह एक बार ऐसा हुआ कि, सुनेगा ध्यान से, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, इससे शायद आपको क्लैरिटी आएगी। नहीं तो उसके पहले मैं आपको एक नॉर्मल चीज और बता देता हूं कि बच्चों मुझे एक चीज बताइए, आप अपनी रेगुलर लाइफ में देखिए, डे टू डे लाइफ में देखिए बच्चों, कई बार आपका दोस्त आपसे आगे निकल जाता है बिकॉज ही हैज सम इंफॉर्मेशन। कई बार आपका दोस्त आपसे आगे निकल जाता है, और क्यों आगे निकल जाता है बेटा? क्योंकि उसके पास किसी प्रकार की क्या है, कुछ तो इंफॉर्मेशन है, कुछ तो खुफिया जानकारी, इसलिए वो आपसे आगे निकल जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, चंदन और रोहित दोनों एक ही लड़की के पीछे पड़े हुए थे। चंदन और रोहित दोनों एक ही लड़की के पीछे पड़े हुए थे। लड़की बहुत शालीन थी, बहुत समझदार थी, दोनों को लाइन नहीं देती, दोनों को ही घटिया मानती थी। ठीक है। एंड देन समवन सेड चंदन, किसी ने चंदन को बताया, चंदन की सिस्टर जो है वो उस लड़की की काफी अच्छी फ्रेंड थी। उसने चंदन को बताया कि इस लड़की को वनीला केक बहुत पसंद है, मतलब वनीला केक उसकी कमजोरी है, वो वनीला केक देखती है तो जिसने भी उसको वनीला केक दिया है वो उसको प्यार करती है, वो उसको पप्पी देती है। तो चंदन ने क्या किया, इतने सारे वनीला केक खरीदे और सीधे उस लड़की घर के सामने लगा दिए। इतने सारे वनीला केक बचे, बहुत सारे वनीला केक खरीदे और उस लड़की घर के सामने लगा दिए। ठीक है। उस लड़की ने से चंदन को बोला, हे यू, आजा मेरे बेबी आजा। तो बच्चे ध्यान से देखिए। सो रोहित बेचारा वहां खड़ा खड़ा देखता रहा, बोले यार पैसे तो मेरे पास भी थे वनीला केक खरीदने के, इवन आई कुड हैव गिवन हर हैड शी वांटेड। अगर उसने मुझे बताया होता कि उसको वनीला केक पसंद है तो मैं डेफिनेटली ऐसा करता और मैं इसको जाके केक दे देता, बट मुझे ये पता नहीं था। सो बच्चों, इस केस में, इन दिस केस, क्या मैं ये कह सकता हूं इस केस में कि चंदन जो है रोहित से आगे निकल गया? अपॉर्चुनिटी दोनों के पास बराबर थी, बट चंदन जो है ज्यादा अच्छी पोजीशन में आ गया। क्यों आ गया? ही हैड दिस इंफॉर्मेशन। इसके पास क्या थी बच्चों? इसके पास इंफॉर्मेशन थी। कौन सी इंफॉर्मेशन थी? खुफिया जानकारी थी। ठीक है। नाउ बच्चों, तो मैं अनिल अंबानी का आपको एग्जांपल दे रहा था। सो अनिल अंबानी की एक ग्रुप कंपनी थी, रिलायंस एनर्जी लिमिटेड। So it was a company called as what beta? Reliance Energy Limited. It was a 2004 के बाद की बात है। So Reliance Energy Limited was अनिल अंबानी's group company। ठीक है। इस कंपनी का मेन प्रमोटर कौन थे? ऑब्वियसली कौन था? So अनिल अंबानी जो थे वो इस कंपनी के क्या थे? He was the core promoter of the company। मेन प्रमोटर वही थे, और फिर उनकी फैमिली वाले होंगे। उस समय रिलायंस एनर्जी लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं थी। सो रिलायंस एनर्जी उस समय was acquiring, एक कंपनी थी महानगर पावर्स लिमिटेड। ठीक है। सो देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड एज व्हाट बेटा? महानगर पावर लिमिटेड। महानगर पावर लिमिटेड के पास भारत के 4 मेट्रो सिटीज में पावर डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स थे। एंड रिलायंस एनर्जी वाज आल्सो इनटू व्हिच बिजनेस? पावर बिजनेस। रिलायंस एनर्जी भी कौन से बिजनेस में थी? इलेक्ट्रिसिटी के बिजनेस में थी। Why Mukesh Ambani has become Mukesh Ambani and why Anil Ambani has become Anil Ambani? बच्चों, आप जब लाइफ में खराब बनते हैं ना, तो आप हमेशा याद रखिए, आप अचानक से खराब नहीं बनते। बहुत सारे आपके पाप होते हैं, जमा होते हैं,
एंड देन यू नो व्हाट, फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप ध्वस्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. सो अनिल अंबानी के जो पापों का अंबार था ना बच्चों, वो 2004 से था. और मुकेश अंबानी के अच्छे काम जो थे, अब मुकेश अंबानी अच्छा किया नहीं किया मुझे नहीं पता, बट मैं एक चीज जानता हूं मुकेश अंबानी के बारे में, दैट ही हैज नेवर चीटेड हिज इन्वेस्टर्स. रिलायंस का इंडस्ट्री का शेयर खरीद के बच्चों कोई आदमी गरीब नहीं हुआ है बच्चों. ईयर ऑन ईयर रिलायंस इंडस्ट्री में मार्केट कैसा भी हो, सरकारें आई हो गई हो, बट रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर ने इन्वेस्टर को कभी धोखा नहीं दिया बच्चों. मुकेश अंबानी वाली कंपनी है. बट अनिल अंबानी साला चीटर नंबर 1 बच्चों. He never did good to any investor. जिसने भी रिलायंस के शेयर खरीदे अनिल अंबानी ग्रुप के, he has always cried, he has always suffered, he has always been victimized, he has always been aggrieved बच्चों. So even I have been many a times I have bought shares of Reliance ADAG group, considering that Ambani surname तो है, considering that what बेटा, he has Ambani surname. अब ऐसा थोड़ी ना कि राहुल गांधी ने गांधी सरनेम लगा लिया तो वो गांधी बन गया. तो हर गांधी महात्मा नहीं होता ना बच्चों. सो इन द सेम मैनर, बट हर अंबानी मुकेश नहीं होता बच्चों. सो नाउ लिसन टू मी एवरीवन, हर गायकर सोपान नहीं होता. तो बच्चों ध्यान से देखिए, तो मैं ये बोल रहा हूं, हर स्टूडेंट आइकन का स्टूडेंट नहीं होता बच्चों. सो देयर आर सम क्वालिटी कॉन्स्टेंट्स व्हेन आई टॉक अबाउट अदर स्टूडेंट्स. सो एनीवे, तो बच्चों मैं ये कह रहा था कि ये जो अनिल अंबानी है, तो इसको अब हु न्यू कि मेरी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, और ये कंपनी महानगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये कंपनी बेहतरीन कंपनी थी उस समय की, और रिलायंस एनर्जी भी उस समय क्या थी, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज थी. ये किसको पता था कि रिलायंस और महानगर का मर्जर हो रहा है, दे आर इन टॉक्स. हु हैड द नॉलेज? अनिल अंबानी को तो पता ही होगा ना, क्योंकि ही वाज द मालिक, ही वाज द प्रमोटर. तो अनिल अंबानी क्या किया, दिमाग देखो, अनिल अंबानी ने क्या किया, मर्जर शुरू होने के पहले अपने आप को 10 रुपए की फेस वैल्यू पे उसने 1 करोड़ शेयर अलॉट करवा दिए, या 20 रुपए जो भी है, कितने रुपए पे, 10-20 रुपए पे क्या करवा दिए उसने, क्योंकि उस समय मेरे हिसाब से रिलायंस एनर्जी है, जो भी कंपनी थी, रिलायंस ग्रुप की कंपनी थी, एनर्जी या कोई दूसरा नाम भी हो सकता है, वो क्या थी, अनलिस्टेड थी, उसका आईपीओ ड्यू था. खुद को शेयर लॉट करवा दिए. मेरे को पता था कि मेरी कंपनी इस कंपनी को क्या करने वाली है, अक्वायर करने वाली. हु हैड द इंफॉर्मेशन? ओनली आई हैड द इंफॉर्मेशन. व्हाट डिड आई डू? मैंने खुद को ही शेयर अलॉट कर दिए. मैं कंपनी का मालिक हूं, मैंने कंपनी सेक्रेटरी को बोला आई डोंट नो एनीथिंग, आई वांट 10 करोड़ शेयर्स ऑफ माय कंपनी. कंपनी सेक्रेटरी ने तुरंत क्या किया, जनरल मीटिंग बुलाई. जनरल मीटिंग में तो मेरे फैमिली मेंबर आ गए, रेजोल्यूशन पास हो गया. उसके 6 मंथ्स के बाद वो जो कंपनी थी उसने अपना डीआरएचपी वगैरह फाइल कर दिया. किसके लिए? लिस्टिंग के लिए. और लिस्टिंग का प्राइस था 450 रुपए. मतलब अनिल अंबानी के जो 10 करोड़ के शेयर हैं, दो शेयर्स वुड हैव बिकम 450 करोड़ के शेयर्स. जो शेयर आपको मिलेगा 450 रुपए में एक शेयर, उसने ऑलरेडी खरीद के रखा है 10 रुपए में. कितने महीने? ज्यादा पुरानी बात नहीं, 6 महीने पुरानी बात है. डू यू फाइंड इट टू बी द केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग? डू यू फाइंड समथिंग अनएथिकल हैज बीन डन? ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग है नहीं है उसके ऊपर वी कैन डिस्कस, बट डू यू फाइंड देयर इज समथिंग व्हिच इज अनएथिकल इन दिस केस? क्या कुछ अनएथिकल है या नहीं? नाउ डोंट से इट्स माय कंपनी एंड आई विल डू एनीथिंग विद दैट आई वुड लाइक टू डू. नो, if it's your company, then why are you taking money from the public? Don't take money from public. No case of insider trading would come to your company. Getting my point बच्चों? बच्चों समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? Now I would like to tell you one more case बच्चों. बच्चों, do you know हमाम साबुन? हमाम अभी नहीं आता, पहले आता था. Do you know लैक्मे? इन लोग का दिन पूरा नहीं होता होगा लैक्मे के बिना. तेरे को पता है क्या लैक्मे? एड आता है. ओके, तो किसको देखता है एड में? ऐश्वर्या राय. ओके, सब बच्चे ध्यान देंगे, ध्यान देंगे.
सो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात चल रही थी, किससे बात चल रही थी? टाटा ऑयल मिल्स कंपनी लिमिटेड, टॉमको, लैक्मे वगैरह टाटा का ही ब्रांड है। लैक्मे को ओन कौन करता था? लैक्मे, हमाम, ये सब ब्रांड किसके थे? टाटा के थे बच्चों, ठीक है। सो टॉमको वाज द ओनर ऑफ दीज ब्रांड्स लैक्मे एंड ऑल। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर वांटेड टू बाय, क्या बाय करना चाहता था? टॉमको, ठीक है। अब ध्यान सुनना, मुझको टॉमको बाय करना है, मुझको टॉमको मार्केट से परचेज करना है, ये किसको पता है? ऑब्वियसली मुझको ही पता है। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर हूं, बहुत पैसे वाली कंपनी हूं, आपको पता है मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर हूं, तो हाउ मच मनी डू आई हैव? मैं अपने कंपनी सेक्रेटरी को 6 करोड़ की सैलरी देता हूं। तो क्या किया हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने? बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर से कांटेक्ट किया और क्या बोला कि टॉमको के शेयर का प्राइस क्या करो, बढ़ाओ या गिराओ। शेयर्स का प्राइस क्या करना शुरू कर दो बच्चों। दीज आर द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज, वंस यू बिकम सीएस, वंस यू स्टार्ट वर्किंग, you'll come to know about all these kind of strategies. So he said that टॉमको के शेयर का प्राइस क्या करना शुरू करो, गिराना शुरू करो, लेट द प्राइसेस फॉल। और ब्रोकर्स को पैसे वैसे दे के क्या गिराना, मतलब क्या करवाना है? सेल करवाना है ना, बिकवाना है। तो सेलिंग के ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। ये शेयर एक टाइम पे, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइस, 600 का प्राइस था या 100 रुपए का भी प्राइस था, तो गिर गिर के 50 रुपए हुआ। टाटा मोटर, टाटा कोई बोर्ड को समझ में ही नहीं आया, टॉमको टाटा को समझ में ही नहीं आया क्या कि सर हमारा पे शेयर गिर क्यों रहा है, प्रॉफिट नहीं गिर रहे हैं, मार्केट में स्टेबिलिटी है, टाटा ग्रुप का शेयर है यार, फिर भी गिर रहे हैं। देन इट वाज फाउंड कि ये सब कौन करवा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर को वो कंपनी क्या करनी है, बाय करनी है। क्या नहीं से हिंदुस्तान यूनिलीवर वाले जो भी इसमें करवाए थे, वाज दैट एन इनसाइडर ट्रेडिंग? वाज दैट एन इनसाइडर ट्रेडिंग? खुफिया जानकारी के आधार पे आप क्या करवा रहे हो, ट्रेडिंग करवा रहे हो। अच्छा, और जब ये करवाना शुरू हुआ ना, तब ऑलरेडी इनका बात चालू हो गया था। टॉमको और एचयूएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बातें, नेगोशिएशंस क्या हो गए थे, नेगोशिएशंस हैड ऑलरेडी बिगन। चलिए, तो बच्चों मैं आपको क्या बोल रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इनसाइडर ट्रेडिंग इज। सो एक और बहुत छोटा सा एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव यू बिफोर वी बिगिन। देयर वाज अ स्टार्टअप कंपनी कॉल्ड एज ट्री हाउस स्कूल्स। पता है ट्री हाउस स्कूल करके, दिल्ली के कोई तो सरदार जी हैं, उनकी कंपनी थी, ठीक है। दिस कंपनी वांटेड, इस कंपनी को क्या चाहिए था, फंड चाहिए था, ठीक है। अब इनको फंड चाहिए थे, सो दे वर कमिंग विथ, इन्होंने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, हम अपना क्या लेके आएंगे, विल कम विथ आईपीओ, विल कम विथ आईपीओ। क्या लेके आ गए, आईपीओ लेके आ गए, और स्टॉक मार्केट में क्या हो गए, लिस्ट हो गए। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान सुनना, प्रमोटर थे इनके, कोई तो सरदार जी प्रमोटर थे, सिंधु या बग्गा वग्गा कुछ तो पंजाबी वाला सरनेम था। अब ट्री हाउस ने, ट्री हाउस के शेयर का प्राइस कितना था, 300 रुपए, और बहुत जल्दी 100 रुपए से 300 रुपए की प्राइस को कुछ 4 महीने में टच किया था। मतलब मार्केट में एकदम जबरदस्त धुन थी स्टॉक की। कौन से स्टॉक की बच्चों, ट्री हाउस कंपनी का जो स्टॉक है, इसके मार्केट में स्टॉक प्राइस की जबरदस्त धुन थी। मतलब एवरीवन वाज रिकमेंडिंग कि एवरीवन शुड हैव दिस, put this stock in their portfolio, this stock is very grooming stock, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, स्कूल से रिलेटेड है, एजुकेशन इज बाउंड टू ग्रो, सो एवरीवन वाज मस्ट बाय दिस स्टॉक। 300 रुपीज का स्टॉक था। जब 300 रुपीज का स्टॉक था, सब कुछ बराबर चल रहा था, इनके जो प्रमोटर्स हैं, मतलब कंपनी को एक नोटिस आया
क्या नोटिस आया? कंपनी ने अपना एक बैंक लोन रीपे करने में क्या किया है? डिफॉल्ट किया। कंपनी का पैसा था नहीं, आईपीओ का जो भी पैसा खर्च आया था, आईपीओ से जो भी पैसा आया था 400-500 करोड़ रुपए, वो इन्होंने खर्च कर दिया। उसके बाद भी इनके पैसे कहाँ गए इनको पता नहीं। बैंक लोन के नोटिस, डिफॉल्ट का नोटिस आया, ठीक है। वो नोटिस प्राइवेट मेल पे आया, किसके? कंपनी के सीएस के और कंपनी के एमडी के। एमडी मतलब सेम प्रमोटर, ओनर जो सिंधु जी थे। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक को पता चलती तो व्हाट वुड हैव बीन द कॉन्सिक्वेंस? शेयर का प्राइस भयंकर गिरता। बिफोर एनीवन कुड नो अबाउट इट, किसी और को इसकी जानकारी मिल पाती उसके पहले प्रमोटर जिसके पास कंपनी के कुछ 10 लाख शेयर है, 10 करोड़ शेयर जितने भी होंगे, उसमें से मेजॉरिटी शेयर, जितने शेयर आप एक दिन में मैक्सिमम बेच सकते हैं एक आदमी, उतने शेयर प्रमोटर ने क्या कर दिए अपने मार्केट में ऑफलोड कर दिए। ऑफलोड कर दिए मतलब सेल कर दिए। एंड दिस सेलिंग केप्ट ऑन कंटिन्यूइंग फॉर 15-20 डेज। पहले दिन सेल किया तो लोगों को शक तो हो गया कि बच्चे मार्केट को ऐसे ऐसे धुरंधर लोग बैठे हैं मार्केट में कि आप प्रमोटर जो भी करते हैं तुरंत न्यूज आती, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एंड देन वो शेयर अभी मेरे ख्याल से 1 रुपया 1.5 रुपए के आसपास क्या हो रहा होगा, ट्रेड हो रहा होगा इंटरनेट। तो बच्चों देख लो कितने का ट्री हाउस एजुकेशन का शेयर का प्राइस, अभी कितने का लिस्टेड भी है नहीं है, मुझे वो भी जानकारी नहीं है, बट यू कैन ऑलवेज चेक द प्राइसेस। 5 रुपए का शेयर है, उसका 52 वीक हाई लो, 52 नहीं 5 साल का हाई लो देख। लुक एट इट्स 5 years हाई एंड लो, 396 रुपए उसका हाई है। तो जस्ट इमेजिन 396 रुपए के शेयर प्राइस वाली कंपनी अगर 5 रुपए में होती है, डोंट यू थिंक सो देयर वुड बी मेनी इन्वेस्टर्स हु मस्ट हैव बॉट द शेयर्स फॉर 396? मैंने 300 में बाय किए थे 2000 शेयर। आई सोल्ड दो शेयर्स फॉर 140 रुपीज। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप समझ रहे हो स्टॉक मार्केट में हु मेक्स प्रॉफिट, हु मेक्स लॉसेस? स्टॉक मार्केट में हु मेक्स प्रॉफिट, हु मेक्स लॉसेस? इट्स ओनली द पीपल। ट्रेडर, कोई अगर बंदा शेयर्स में क्या करता है, ट्रेड करता है, और वो क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाते। कोई एक आध दिन कमा लिया ठीक है, 2 दिन बच्चे, बट आई हैव ऑलरेडी हैड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेडिंग। मैंने एक चीज देखी, लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करके कोई अमीर बन ही नहीं सकता। यू कैन गेट रिच बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इनटू स्टॉक मार्केट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया तो प्रॉफिट होता है। ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कौन कमाता है? सिर्फ वही लोग जिनके पास क्या आती है, इनसाइड न्यूज आती है बच्चों। एंड दैट, क्या हम लोग उतने बड़े लेवल पे हैं कि हमको मुकेश अंबानी फोन करके बताएगा कि भाई जियो का मर्जर हो रहा है, जियो एटीएनटी को अक्वायर कर रहा है, तुम लोग शेयर खरीद लो रिलायंस के? मुकेश अंबानी इज नॉट गोइंग टू कॉल अस, एंड बिफोर कॉलिंग टू अस व्हाट he'll do, he'll trade himself, he'll trade himself। तो बच्चों ऐसी प्रॉफिट जो एकदम अचानक से प्रॉफिट होती है ना, इनको यूएस में कौन सी प्रॉफिट बोला जाता है? ये जो लोग अचानक से एकदम प्रॉफिट कर लेते हैं, स्विंग प्रॉफिट। स्विंग प्रॉफिट मतलब कैन आई से बाउंस बैक टाइप का प्रॉफिट है, अचानक से प्रॉफिट है। सो अमेरिका में सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट 1934, अमेरिका ने इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है। अच्छा एक चीज बताइए, इनसाइडर ट्रेडिंग में लोगों का विश्वास बढ़ता है कम होता है? बच्चों लोग मार्केट छोड़ के भाग जाते हैं। I have heard news, where people have committed suicide due to losses in the stock market. You can also check on Google. You'll get to know about so many people, who have committed suicide just because they had a huge loss in the stock market. So SEBI की जिम्मेदारी क्या है? What is the responsibility of SEBI? देखिए इनसाइड ट्रेडिंग प्रैक्टिकली बताऊं तो रुक ही नहीं सकती, भले ही मैं आपको दुनिया भर के लॉ पढ़ा दूं, मैं खुद लॉ टीचर हूं, बट प्रैक्टिकली इनसाइडर ट्रेडिंग रुक नहीं सकती। अभी रिसेंटली एक ब्रोकर है दीपक अग्रवाल करके,
उसको सेबी ने 70 लाख रुपए का पेनल्टी चार्ज किया है। किस लिए? फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द इनसाइडर ट्रेडिंग। 70 लाख की पेनल्टी चार्ज की और उसको 30 लाख का कुछ प्रॉफिट हुआ था इनसाइडर ट्रेडिंग से। तो सेबी ने कितना किया? 70 लाख का पेनल्टी चार्ज किया। बट डू यू रियली थिंक ही वुड हैव मेड 30 lakhs? ही वुड हैव मेड 30 करोड़, 30 करोड़, 300 करोड़ कमाया होगा उसने। सेबी के नोटिस में सिर्फ 70 लाख आया या 30 लाख आया, जो भी है। तो बच्चों, ये जो अचानक से प्रॉफिट होता है ना, आपको मार्केट के अगेंस्ट जाके आपको प्रॉफिट होता है, मार्केट से पहले प्रॉफिट होता है, क्योंकि इनसाइडर न्यूज आपको मार्केट से पहले पता चल जाती है ना। तो इस प्रॉफिट को कहा जाता है, कौन सी प्रॉफिट? स्विंग प्रॉफिट। और अमेरिका में इन द ईयर 1934 जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट आया था, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था इनसाइडर ट्रेडिंग को। बच्चों 1934 में हम लोग बीन बजा के सांप नचाने का खेल खेलते थे, अंग्रेज हमारे देश पे काबिज थे। सो वो जब वो काम कर रहे थे तो अमेरिका ने लॉ बना लिया था किसके ऊपर बच्चों? इनसाइडर ट्रेडिंग को कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए। फिर 1940 में जब इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट था, सो कोई थॉमस थे उस समय, कोई बहुत बड़े वकील थे अंग्रेजों के, इनकी अध्यक्षता में एक क्या बनाई गई? कमेटी बनाई गई। क्या बनाई गई? इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। किस चीज के लिए? स्विंग प्रॉफिट्स को स्टडी करने के लिए। सो दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मल स्टेप दैट वी टुक, वी मतलब इंडिया टुक। लेकिन कौन सा इंडिया? नागरिक आजादी मिलने के पहले वाले भारत ने बच्चों पहला स्टेप लिया। क्या बच्चों? थॉमस जी की अध्यक्षता में क्या बनाई? ये कमेटी बनाई। उसके बाद आपको पता है कंपनीज एक्ट 1956 आया था। कंपनीज एक्ट 1956 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सेक्शन 307 एंड 308 थे। सुनो ध्यान से, 1956 का जो एक्ट था, कंपनीज एक्ट, वो डायरेक्टर्स को, प्रमोटर को इनसाइडर ट्रेडिंग करने से रोकता नहीं था। वो सिर्फ क्या बोलता था कि आपने कंपनी के स्टॉक में, जिस कंपनी के आप डायरेक्टर हो, जिस कंपनी की प्रमोटर हो, उसमें आपने जो भी ट्रेडिंग की है वो आपको क्या करना है? दैट यू नीड टू डिस्क्लोज। 1956 का एक्ट आपको क्या नहीं करता था बच्चों? 1956 का एक्ट आपको इनसाइडर ट्रेडिंग करने से रोकता नहीं था। वो सिर्फ क्या बोलता था कि वॉट एवर इनसाइडर ट्रेडिंग, वॉट एवर ट्रेडिंग यू डू, यू नीड टू डिस्क्लोज इट टू द शेयर होल्डर। सो जस्ट इमेजिन बच्चों, धीरू भाई अंबानी, धीरू भाई अंबानी और जो पहले के प्रमोटर्स होंगे, ईयर 2000 पहले के, या 1992 में सेबी ने पहला कोड बनाया था इनसाइडर ट्रेडिंग का। तो उसके पहले जितने भी लोग, 92 के पहले, सोचो इनसाइडर ट्रेडिंग कितने लोग करते होंगे बच्चों। प्रमोटर्स कितने शेयर्स खरीदता बेचता होगा बच्चों इनसाइड इंफॉर्मेशन के आधार पर। बिकॉज अगर मैं प्रमोटर हूं कंपनी का, पूनम जो है इंदिरा नूई की जगह, पूनम 10 साल वहां पे रही है, कहां पे? पेप्सिको की सीईओ रही है, पूनम मेरी कंपनी ज्वाइन करने वाली है एज ए सीईओ। ये जानकारी पूरे मार्केट में किसी को नहीं पता, सिर्फ किसको पता है? मुझे पता है, मैं कंपनी का प्रमोटर हूं। मैं क्या करूंगा? किसी और के शेयर खरीदने के पहले व्हाट वुड आई डू? आई वुड बाय शेयर बिकॉज दिस इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर माय कंपनी। बच्चों, ये काफी ज्यादा सकारात्मक खबर है मेरी कंपनी के लिए। सो तो पहला 307 और 308 में सिर्फ एक चीज कही गई कि भाई जो भी प्रमोटर्स हैं, जो भी डायरेक्टर हैं, कंपनी के शेयर्स में क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। उनको क्या करना है? अपने ट्रेड को क्या करना है? डिस्क्लोज करना है। उसके बाद सच्चर कमेटी बनाई गई। फिर कौन सी कमेटी है? और देखना, सच्चर कमेटी के बाद एक पटेल तमाकू शकील कमेटी बनी। एक आबिद हुसैन कमेटी भी है शायद, एक आबिद हुसैन कमेटी है। बच्चों ये तीनों कमेटी ने एक सुर में एक बात कही। ये तीनों कमिटीज ने एक ही चीज बोली कि भाई देखो, कंपनीज एक्ट 1956 का जो प्रोविजन है 307 और 308, जो बोलता है कि जो भी ट्रेडिंग कंपनी के डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स करते हैं उनको डिस्क्लोज करना चाहिए। इससे इनसाइडर ट्रेडिंग कम हो रही है, नहीं हो रही है? इससे तो इनसाइडर ट्रेडिंग रुक ही नहीं रही है। अरे बिकॉज उनको ट्रेड करना है, दे विल ट्रेड एंड दे विल डिस्क्लोज। आप कहां पे उनको बोल रहे हो कि ट्रेड करने से रुक जाओ? So everyone, all three demanded that, we must have what beta? We must have a separate law on what?
एंड देन सेबी ने 1992 में क्या किया बच्चों, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग पीआईटी रेगुलेशंस बनाए, और फिर अभी कंपनीज एक्ट चेंज हुआ, कंपनीज एक्ट चेंज हो गया, फिर एन के सोधी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इनकी अध्यक्षता में सेबी ने एक कमेटी बनाई और कहा कि भाई कंपनीज एक्ट आने के बाद, नया कंपनीज एक्ट आने के बाद हम और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, किसमें चेंजेस कर सकते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस में और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। सोधी जी की कमेटी में की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, और अभी जो मैं आपको रेगुलेशन पढ़ा रहा हूं वो कौन सा रेगुलेशन पढ़ा रहा हूं, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा रेगुलेशन पढ़ने वाले हैं, सेबी इनसाइड रेगुलेशन, इनसाइड प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइड ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015। सो लेट्स कम टू द नोट्स, थोड़ा सा एक बार देखते हैं। द फर्स्ट इनसाइडर ट्रेडिंग, द फर्स्ट लॉ इन इनसाइडर ट्रेडिंग केम इन अमेरिका व्हिच वाज नोन एज व्हिच एक्ट बच्चों, तो जो पहला लॉ जो अमेरिका में आया, इस लॉ को किस नाम से जाना था, सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट 1934, which this was the first codified law on what बेटा, पहला कोडिफाइड लॉ था किसके ऊपर बच्चों, इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर, जो अमेरिका में आया, कब आया, इन द ईयर 1934। India was not late in recognizing the disadvantages of insider trading in the market. In the year 1940, government formed which committee बच्चों, Thomas under the chairmanship of Mr. PJ, उस समय के बहुत बड़े लॉयर थे, पीजे थॉमस वाज अ लॉयर। The committee was formed to evaluate what beta, the restrictions that can be imposed on what beta, swing profits or a short swing profit. So within a short period you generate huge amount of profits on the basis of, उस समय तो इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं बोलते थे, on the basis of some information which is not known to others, ठीक है, short swing profit. The committee studied what बेटा, कमेटी ने क्या स्टडी किया बच्चों, शॉर्ट स्विंग प्रॉफिट्स को स्टडी किया, अंडर विच सेक्शन बच्चों, अंडर सेक्शन 16 ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट। द प्रोविजन रिलेटिंग टू इनसाइडर ट्रेडिंग वर इंक्लूडेड इन विच सेक्शन बच्चों, सेक्शन 307 and 30 of Companies Act 1956, which required the disclosure of what beta, which required disclosure of trading by whom बच्चों, directors and the senior officers of the company। 1979 में कौन सी कमेटी बनी, कौन सी, खच्चर कमेटी बनी। खच्चर कमेटी ने क्या बोला, अरे सच्चर, ओके, सच्चर कमेटी ने क्या बोला, सच्चर कमेटी ने क्या बोला, वी मस्ट हैव, व्हाट वी मस्ट हैव was formed to study insider trading and give recommendation on insider trading to the central government। लेकिन इनका recommendation वही था क्या, we must aspire for, we must look for what beta, we must look for a separate law on what, on insider trading, ठीक है। In the year 1986, Patel Committee was formed। in the year 1989 कौन सी कमेटी बनी थी, अबिद हुसैन कमेटी was formed। और जितनी भी कमिटी थी उन्होंने क्या किया, एक सुर में कहा, क्या कहा, सेपरेट लॉ मस्ट बी देयर फॉर व्हाट बेटा, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए वी मस्ट हैव व्हाट बेटा, वी मस्ट हैव अ सेपरेट लॉ। पटेल कमेटी ने डिफाइन किया बच्चों, बच्चों इतनी प्यारी डेफिनेशन थी ना इनकी इनसाइडर ट्रेडिंग की, इतनी सिंपल डेफिनेशन, 2 मिनट में कोई भी समझ जाए बच्चों। trading by whom, trading by the persons who are in possession, trading by the persons who are in possession of what, who are in the management of the company or on basis of what, unpublished price sensitive information। अच्छा इसमें एक और चीज याद रखना, इसमें एक वर्ड मैं बार बार यूज करूंगा, कौन सा, यूपीएसआई। व्हाट इज यूपीएसआई, यूपी का मतलब होता है, सॉरी, यू का मतलब हो गया अनपब्लिश्ड, पी का मतलब हो गया प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। एक मिनट, व्हाट इज दिस मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्राइस सेंसिटिव,
नहीं, मैं आपको बताता हूं बच्चों। सेंसिटिव, आप में से कई लोग अलग अलग चीजों को लेकर सेंसिटिव होंगे। ये सुनो, मतलब कोई तो ऐसा ऐसा इश्यू होगा जो आपके सामने आता है, तो आप अपनी भावनाओं पे काबू नहीं कर पाते, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। yesterday I met my friend and he said me कि मोदी ने पूरी इकोनॉमी की तहस नहस कर दी, धज्जे उड़ा दिए, देशद्रोही है मोदी, सूली पे लटका देना चाहिए उसको। I became sensitive to the issue। आपको पता है मोदी जब तक है बच्चों, तब तक लोगों को बोर होने देता ही नहीं है। हर एक गैंग में एक तो होता है मोदी का फिर एकदम सपोर्टर और एक होता है मोदी का एकदम कट्टर वाला दुश्मन। So when he said this, I became a strong contender of Modi's army, a strong warrior of Modi's army, not contender। So मैं भिड़ गया बच्चों उसके। और बच्चों हालांकि मेरे पास समय की काफी कमी थी तो मुझे जल्दी आना पड़ा, बट मैं 10 मिनट में बच्चों मैंने, और मोदी के समर्थन में बात करूं तो एक आध तो मिल ही जाता है आपको फिगर वाला, तो पूरे फैक्ट्स मैंने उसके सामने रख दिए। हालांकि ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, बट स्टिल मैंने 3-4 पॉइंट मैंने उसके सामने रख दिए। फिर यूट्यूब पे मुझे कमेंट करता है एक बंदा, कमेंट करता है कि सर सीएस करके कुछ नहीं होगा ये वो। फिर से मैं सेंसिटिव हो गया उस इश्यू, समझ रहे हो? सेंसिटिव मतलब देयर आर सर्टेन इश्यूज जो हमेशा आपको क्या करेंगे, सेंसिटिवाइज करेंगे आपको, आपकी भावनाओं, मतलब आपको कुछ तो पहुंचाएंगे। आप रोज कई बोलते हैं मैं बहुत सेंसिटिव हूं। सेंसिटिव का मतलब होता है यू रिएक्ट फास्ट। इफ दैट सिचुएशन कम्स यू विल रिएक्ट फास्ट। तो मैं बोल रहा हूं अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव। अनपब्लिश्ड मतलब जो किसी को पता नहीं है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन से सेंसिटिव कौन हो जाता है? प्राइस। मतलब जैसे ही वो इंफॉर्मेशन शेयर के प्राइस के पास में आती है, प्राइस क्या होगा? प्राइस ऊपर नीचे होगा। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? प्राइस वुड बी व्हाट बेटा? प्राइस वुड बी सेंसिटिवाइज्ड। प्राइस की हालत खराब हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन्फोसिस में जब उसका सीईओ छोड़ के गया था, बालाकृष्णन, आई बिलीव बालाकृष्णन और सम क्रिश नाम था कुछ, तो क्रिश, देयर वाज सम सीईओ ऑफ इन्फोसिस 1 साल पहले। बहुत स्मार्ट बंदा था, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत पैसा मिला उसको जब वो छोड़ के गया। सो व्हेन ही लेफ्ट, व्हेन न्यूज़ केम इनटू द मार्केट, इन्फोसिस का स्टॉक 1200 या 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा था। जैसे ही उसका न्यूज आया कि दैट पर्सन इज क्विटिंग द कंपनी, 1 सेकंड के अंदर शेयर 820 रुपए पे हो गया। कृष गोपाल कृष्णन, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बहुत स्मार्ट बंदा है। विशाल, विशाल, विशाल नाम है, कृष्ण नहीं विशाल है, कुछ तो विशाल के आगे ही है, अब नाम नहीं आता अचानक से, विशाल करके है, विशाल कुछ तो है। तो वो बंदा जैसे ही न्यूज आया कि वो छोड़ रहा है इन्फोसिस, 1200 का शेयर 800 में आ गया 1 घंटे में। एवरीवन सोल्ड शेयर, सब लोग शेयर्स बेचने लगे इन्फोसिस के। क्या था? क्या नहीं से विशाल सिक्का, हिज नेम वाज विशाल सिक्का। सो विशाल सिक्का का जब न्यूज आया कि दैट ही इज क्विटिंग इन्फोसिस, विशाल सिक्का के पहले कृष्ण गोपाल कृष्ण या बालाकृष्णन था, तो विशाल सिक्का का जब न्यूज आया तो ऐसा मार्केट में इन्फोसिस के शेयर में, ऐसा इन्फोसिस का शेयर का प्राइस ना डर ही रहता, नहीं नहीं सिक्का का न्यूज मत लाओ मेरे पास, मतलब मैं मर जाऊंगा। एंड द मोमेंट कि सिक्का ने बोल दिया भाई मैं छोड़ रहा हूं, लोगों को पता चला, स्टॉक मार्केट में उसका क्या गया, रेजिग्नेशन लेटर गया। जैसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट पर रेजिग्नेशन लेटर अपलोड हुआ, धड़ाम सबने शेयर को बेच बाच के बराबर कर दिया। लेकिन ऐसे कई लोग होंगे जिनको ये पता होगा विशाल सिक्का छोड़ने वाला है, मैनेजमेंट में से बराबर नहीं है। ऐसे शायद ऐसे लोग भी हो जिन्होंने उसके 8 दिन पहले क्या कर दिया हो। विशाल सिक्का ने शायद अपनी वाइफ को बताया हो, अपने पति को, सॉरी अपनी पत्नी वत्नी किसी को बताया हो, फैमिली मेंबर को बताया हो, एम्प्लॉइज को बताया, किसी को बताया हो, चपरासी को बताया हो, सेक्रेटरी को बताया, किसी को तो बताया होगा। क्या जम नहीं रहा है मेरे को इस कंपनी में, क्या है सैलरी टाइम पे नहीं मिलता, तो इन्फोसिस का सीईओ है भाई। इन्फोसिस की उस दिन मैं एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था बच्चों, उसकी कंपनीज की सब्सिडरीज की लिस्ट देखी मैंने, ओवरसीज सब्सिडरीज की लिस्ट, मेरी हालत खराब हो गई। लगभग वर्ल्ड के हर एक कंट्री में इन्फोसिस की सब्सिडरी है।
इन्फोसिस जेनेवा लिमिटेड, इन्फोसिस चाइना लिमिटेड, इन्फोसिस पेंसिल्वेनिया, तंजानिया, पता नहीं कौन सी मानिया, हर एक कंपनी में। तो इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी में उसका मैनेजमेंट के साथ डिस्प्यूट था एंड ही मेड अ क्विट। So, but can I say there must be some very lucky guys who were very much aware that company that Vishal Sikka is going to resign, and those people would have made hell of profit on that particular day. शॉर्ट सेल होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे। जब आपको पता है ना कि शेयर गिरने वाला है तो आप क्या करते हो, शॉर्ट सेल करते हो। शॉर्ट सेल में क्या होता है, पहले आप सेल करते हो 1200 पे और 800 पे आप क्या कर लेते हो, बाय कर लेते हो। मतलब आपको फायदा कितने का हो गया, 400 भी नहीं समझेगा, मैं आपको बताऊंगा बाद में। So what is the definition of insider trading given by Patel Tamakhu Sekil Committee? Trading by the persons in management on basis of what? On basis of UPSC। बहुत सिंपल डेफिनेशन थी। मैनेजमेंट के लोग अगर क्या करते हैं मतलब, लेकिन उस समय तक समझो, उस समय पटेल कमेटी ने जब डिफाइन किया 1986 में डिफाइन किया था, बताया था उन्होंने, तो कितना नैरो डेफिनेशन था। मतलब पटेल कमेटी के हिसाब से इनसाइडर इंफॉर्मेशन सिर्फ किसके पास हो सकती है, मैनेजमेंट के पास। ये भी तो अब देखो ना नेगेटिव कितना है वो। पटेल कमेटी के लोगों का ये मानना है कि इनसाइड इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ किसके पास हो सकती है। आज ऐसा है, आज तो आपकी कंपनी में 50 लोग आते हैं, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, ऑडिटर आता है, मीडिया वाले आते हैं। आपने स्टॉक मार्केट को कोई इंफॉर्मेशन भेजी, स्टॉक मार्केट का आदमी उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है, बाहर करता है, उसके आधार पर खुद ट्रेड कर लेता है। सो प्रीवियसली जस्ट सी पटेल कमेटी की जो डेफिनेशन थी, कितनी नैरो डेफिनेशन थी कि पटेल कमेटी ये मानती थी कि इनसाइड ट्रेडिंग मतलब पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगी, मैनेजमेंट के लोग। मतलब कंपनी का चपरासी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। विशाल सिक्का फोन पे बात कर रहे नारायण मूर्ति से, हाँ मूर्ति साहब, मूर्ति साहब बहुत हो गया, मूर्ति साहब अब जमने वाला नहीं, मूर्ति साहब मैं जा रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, मां कसम नहीं। अरे परेशान हो गए हूं, एसी काम नहीं करता आपकी कंपनी का, अब मैं जा रहा हूं। उस समय चपरासी जो था वो खड़ा था, सर चाय, चाय ले लो सर, दिमाग ठंडा हो जाएगा। अरे बोलना यार, परेशान हो गए हैं, नारायण मूर्ति बहुत परेशान करता है यार, सुधा आंटी बहुत परेशान करती है। अब किसी को पता चल गया, तो चपरासी बच्चों बुरे वक्त में आपको आपका गाइड कोई भी बन जाते हैं, तो बुरे वक्त में वही आपको समझाने लगे चपरासी। नहीं सर, विशाल सिक्का पहले आईबीएम में जिसकी सैलरी साल की 70-80 करोड़ रुपए बच्चों, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर तो इतने शेयर होंगे जो अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो उसको चपरासी एक्सप्लेन करे, नहीं सर, सर मूर्ति साहब ना बहुत अच्छे आदमी दिल के, मैं आपको बता रहा हूँ, आप छोड़ दिया ना तो पछताओगे, इससे अच्छी नौकरी आपको नहीं मिलेगी। सो व्हेन ही रिजाइन, नो ही गॉट 32 या 40-50 करोड़ का तो कॉम्पनसेशन मिला था उसको। तो एनीवे, सो कहना इसे उस चपरासी को ही पता है कि विशाल सिक्का ने क्या कर दिया है, रिजाइन कर दिया है। कहना इसे वो चपरासी बाहर जाके किसी ब्रोकर को फोन करके बता सकता है, या फिर वो बोलेगा किसी का बेचो नहीं बेचो, हमारा शेयर बेच दो। ब्रोकर से बोलेगा हमारा पास इन्फोसिस का शेयर रखा है 5 ठो, बेच दो, वो सिक्का साहब रिजाइन कर रहे हैं। तो ब्रोकर पूछेगा भाई तेरे को कहां से पता चला, अरे अभी उन्हीं से बात करके आ रहे हैं हम। कहना इसे उस ब्रोकर को पता चला, कहना इसे पूरी फ्रेटर्निटी में पता चल जाएगा। सोचो, लेकिन वो चपरासी पटेल कमेटी की डेफिनेशन के हिसाब से कवर नहीं होता, बिकॉज चपरासी इज नॉट द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। सो कैन आई से with the passing of time we wanted a change in this definition। शायद उस समय के हिसाब से अच्छा था ये डेफिनेशन पहले। सो बच्चों, पटेल कमेटी डिफाइन किया इनसाइड ट्रेडिंग को एज ट्रेडिंग बाय द पर्संस who are in the management of the company or are close to them on basis of what beta, UPSI, which is not available to other persons। In the year 1992, on the recommendation of Patel Committee, Abid Hussain Committee and Khachar Committee, सेबी ने क्या बनाया, what did SEBI frame? सेबी ने बनाया Prohibition of Insider Trading Regulations 2015। However, due to recent changes and development, सेबी फॉर्म, सेबी ने क्या बनाया बच्चों, सेबी ने नए रेगुलेशन बनाए, कौन से,
सभी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2000 कौन सा रेगुलेशन 2015 सभी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 वाज फॉर्म किसके रिकमेंडेशन पे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट बेटा कमिटी जो जिसके चेयरमैन कौन थे एनके सोडी इज दैट क्लियर बहुत सा इनका जो बड़ा भाई था बहुत सारा सोडा पीता था ठीक है तो इनका सरनेम क्या पड़ गया सोडी चलिए नाउ अब आप देखेंगे 1992 पटेल कमेटी के हिसाब से और आज की जो डेफिनेशन इनसाइडर ट्रेडिंग की उसमें क्या डिफरेंस है तो सबसे पहले डेफिनेशन अपन क्या देखेंगे सो अपन क्या करेंगे इनसाइडर को अलग पढ़ेंगे ट्रेडिंग को अलग पढ़ेंगे तो अपने को क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग सो बच्चों ध्यान से देखिए सबसे पहली डेफिनेशन किसकी है अंदर का आदमी अब मुझे एक चीज बताइए चलिए बिफोर स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ इनसाइडर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा वुड यू लाइक टू कीप द डेफिनेशन ऑफ इनसाइडर नैरो or you would like to provide a wider definition can I say let's provide this a very wide definition तो चाहे वो कंपनी के मैनेजमेंट का बंदा हो चाहे वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे कोई काम करने के लिए आया मतलब चाहे जिसका कंपनी के मैनेजमेंट में रोल हो मतलब मैं डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूं कई लोग जो लोग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में कौन सा रिलेशनशिप में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बोलता हूं जैसे लॉयर वकील मेरी कंपनी को सर्विसेज देता है कैसे ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट सेक्रेटरी ऑडिटर ये सब मेरी कंपनी को सर्विसेज कैसे देते हैं दे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट एंड दे प्रोवाइड अ सर्विस सो डोंट यू थिंक सो दे आर आल्सो इन द पोजीशन टू गेट द इनसाइड इंफॉर्मेशन इवन दे कैन गेट यार मेरे खिलाफ किसी ने केस मैं कंपनी का प्रमोटर हूं मेरे खिलाफ किसी ने केस किया है गॉटमी मेरी वकील है गॉटमी को लगता है कि इस केस में मैं अंदर जाऊंगा लेकिन सिर्फ किसको लगता है Gotmi को लगता है can she also has the inside information that promoter of the company can be put behind the bars and only she knows it तो ऐसे लोग जो लोग कंपनी के कहां पे हैं मैनेजमेंट में ऐसे लोग जो कंपनी के साथ क्या कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में ऐसे लोग जो कंपनी के साथ ना कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में ना मैनेजमेंट में बट कंपनी के साथ जिनका फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन होता रहता है सुनना समझना ऐसे लोग जो ना कंपनी के क्या है मैनेजमेंट में है जिनके साथ ना ही कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है बट जिनके साथ कंपनी का क्या होता रहता है फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन होता रहता है कैन आई से जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंपनी हूं ये स्टॉक एक्सचेंज है कैन आई से कंपनी अपनी हर जानकारी किसको देती है ताकि स्टॉक एक्सचेंज उस जानकारी को अपनी वेबसाइट पे डाल के क्या कर दे पब्लिक को बता दे तो कहना इसे मेरा और स्टॉक एक्सचेंज का भी रिलेशन हो सकता है कहना इसे स्टॉक एक्सचेंज को भी इनसाइडर क्योंकि उस अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को पब्लिश कौन करता है स्टॉक एक्सचेंज ही करता है तो कहना इसे इसका और मेरा रिलेशन भी हो सकता है बाय वे ऑफ फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन मीडिया हाउसेस जैसे मेरी कंपनी को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है मेरी कंपनी को कोई क्या मिला है माय कंपनी हैज रिसीव्ड सम बिग कॉन्ट्रैक्ट बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो अब मैं खुशी जाहिर नहीं कर पा रहा हूं तो मैंने किसको बताया आज तक वाले को फोन करके बता दिया कि हमारी कंपनी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला और मैं ये न्यूज सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूं प्लीज आप ये न्यूज क्या कर दो आगे जाके पब्लिक के साथ शेयर कर दो तो आज तक वाले ने किसी और को साथ शेयर करना छोड़ो सबसे पहले खुद अपने लिए शेयर खरीद अपने ब्रोकर को फोन करे खरीद बाबा समझ में आ रहा है बच्चों तो कहना इसे उसके बाद चपरासी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया तो बच्चों कहना इसे स्टॉक एक्सचेंज के लोग आपके बैंक मेरी कंपनी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है मैं बैंक गया लोन लेने के लिए कहां गया मैं बैंक गया लोन लेने के लिए बैंक वाले ने पूछ लिया कहा कि लोन चाहिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है मेरी कंपनी को मजा आएगा आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर बैंक वाले को समझ में आ जाएगा बैंक वाला बोलेगा रुको 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 बैंक वाला बोलेगा रुको 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 पहले मैं शेयर खरीदता हूं तुम्हारी कंपनी की बैंक वाला भी मतलब अरे अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोलने की कोशिश करूं उसके बाद इमीडिएट रिलेटिव्स किसके इमीडिएट रिलेटिव्स ये जितने भी डायरेक्टर वगैरह इनके रिलेटिव्स ये भी पकड़ में आ सकते हैं मतलब आप समझिए कहने का तात्पर्य यह है कि मैं जितनी कोशिश करूं मुझे क्या करना है
इनसाइडर की डेफिनेशन को क्या करना है, बड़ा वाइड बनाना है जी। क्या बनाना है, बड़ा वाइड बनाना है, ताकि कोई भी इंसान इस डेफिनेशन के चक्रव्यूह में फंस जाए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए तो देखते हैं क्या बोलते हैं अपनी, क्या बोलते हैं इनसाइडर कौन होता है। इनसाइडर इट इंक्लूड्स whom? सबसे पहला कौन सा पर्सन है, दूसरा और तीसरा जो ना कनेक्टेड है, जो ना डीम टू बी कनेक्टेड है, बट साले के पास फिर भी यूपीएसआई आ जाती है। जो ना क्या है, जो ना कनेक्टेड है, जो ना डीम टू बी कनेक्टेड है, बट स्टिल क्या आ जाती है, यूपीएसआई आ जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे। सो इनसाइडर की डेफिनेशन बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन, तीन ही पॉइंट की डेफिनेशन है, कनेक्टेड, डीम टू बी कनेक्टेड, और तीसरा ना कनेक्टेड, ना डीम टू बी कनेक्टेड, बट साला फिर भी शाहरुख खान है, कोई लिंक नहीं था बट फिर भी क्या पा गया, यूपीएसआई पा गया। इज दैट क्लियर? अच्छा यूपीएसआई पाना ही मैटर करता है, ट्रेड भी करना मैटर करता है? यूपीएसआई पाने से कुछ नहीं होता, बट क्या करना है आपको, यूपीएसआई के आधार पे क्या करना है, ट्रेड भी करना है। एक लड़की को बहुत प्यार करता था मैं जब स्कूल में था, कॉलेज में था, भारती नाम था, भारती। वो लड़की मेरे को भयंकर प्यार करती थी, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उससे कभी बात करने की। उसकी शादी हो गई। शादी के बाद 2-4 साल के बाद मुझे कभी मिली, हमारे राजनांदगांव में कुछ का कार्यक्रम था तो मिली। तो मैंने बोला भारती, तो बोली दुष्यंत। मेरे से बड़ी थी, 4 साल बड़ी, 4-5 साल मेरे से बड़ी थी। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। सो तो शी मेट मी एंड देन मैंने उसको बोला कि यार, यही बोला बहुत अच्छे लग रहे हो शादी के बाद। तो उसको पता है ना मैं उसका पीछा करता था, उसका पीछा करते करते मैं साइकिल, सॉरी गाड़ी थी उस समय, बस गाड़ी से मैं 10-12 किलोमीटर जाता था दूसरे गांव में। राजनांदगांव के पास एक गांव था फुनारी करके, तो फुनारी गांव में वो बस में होती थी और मैं गाड़ी में जाता, और मेरा दिमाग देखो इतना घोंचू था मैं, बराबर वो मुझे देख के स्माइल भी देती थी। मैंने कभी गई ही नहीं मैं उसके पास, और फाउंडेशन पढ़ रहा था, तो फाउंडेशन में क्लास तो हमारी होती थी नहीं थी, बराबर था, भगवान मालिक था, अल्लाह मालिक था। तो यही सब करते रहते टाइम पास, बच्चों सब बकैती की है मैंने अपने टाइम पे। तो चले गए बच्चों, और साला वो स्माइल भी दे रही है, हंस भी रही है। मेरे एक दोस्त ने बोला कि तू प्रपोज कर उसको एक बार। मैंने यार व्हाट्सएप तो था नहीं उससे, बच्चों तो व्हाट्सएप होता तो काफी आगे निकल जाता मैं। कुछ था नहीं वो, जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन था ही नहीं। मैसेज था, एक फोन था घर पे, वो भी पापा के पास रहता था, और साला मैसेज भेजना 1 रुपए का एक मैसेज था, इनकमिंग का 50 पैसा लगता था उस समय। 2004 की बात कर रहा हूं, 2005 की बात, 4 या 5 की बात है। सो एनीवे बच्चों, एनीवे तो मैं ये कह रहा था बच्चों, मैं ये कह रहा था, तो उसको निकाल कौन ले गया, मतलब किसके साथ उसका विवाह हुआ, एक बहुत छपरी लड़के के साथ। मुझे इतना दुख हुआ ना कि उसके साथ उसकी शादी हुई है, अच्छी लड़की थी वो, लेकिन हम दोनों मिले। तो उसने मुझे बोला कि भाई तेरे को क्या कर, मतलब उसने बोला, भाई नहीं है, कि आप उस समय मुझे एक बार बोल के तो देखते। फिर मैंने मन ही मन में सोचा अच्छा हुआ नहीं बोला, शादी वादी करवा लेती तो हो गया था मेरा सीएस। तो बच्चों ध्यान देखिए, सो पहला क्या है बच्चों, ये मैंने एग्जाम्पल किस लिए दिया था, मैं क्या पढ़ रहा था, मैं खो गया था, सॉरी। मैं 2 मिनट के लिए मेरा माइंड वहीं चला गया था, उसी गांव में बाइक चलाते चलाते मैं कैसे आता था बच्चों। वो 10 रुपए का चश्मा खरीदता था, रोज चश्मा चेंज करता था, वो बगल वाला चश्मा आता 10 रुपए में आता था बच्चों, रोज चेंज करने का क्या। लेकिन मैं एग्जाम्पल कौन सा दे रहा था, सॉरी, सिर्फ, हाँ एग्जैक्टली, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, बट आपने क्या नहीं किया, ट्रेड नहीं किया उसे, तो कोई सेंस नहीं उस इंफॉर्मेशन का। तो आपके ऊपर दोष कब आएगा, आप दोषी कब बनोगे, यूपीएसआई भी है और आपने क्या किया है, ट्रेड भी किया है। ऐसा क्यों, हाँ जी।
तो बच्चों नेक्स्ट, हाँ, तो इन्होंने डेफिनेशन बड़ी सिंपल रख दी। क्या है, कौन कौन आगे डेफिनेशन में? कनेक्टेड पर्सन, डीम टू बी कनेक्टेड पर्सन, ये दोनों तो है ही, और उसके अलावा पति पत्नी और वो मतलब कोई भी जिसके पास क्या है, यूपीएसआई है। इज दैट क्लियर? ही इज व्हाट बेटा? ही इज एन इनसाइडर। अब देखते हैं बच्चों, एक कनेक्टेड पर्सन कौन है। नाउ लिसन, अगर आप डेफिनेशन देखें बच्चों, जैसे एक बार सिर्फ ऊपर ऊपर से एक बार रीड कर लेना डेफिनेशन क्या लिखा है, फिर मैं आपको इसके कीवर्ड्स बताता हूं, और फिर डेफिनेशन तुम जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। चलिए रीड कर लें, समझेगी कुछ भी नहीं और ना कोशिश करना, बस एक बार देख लें कि हाँ भाई ये है। कर लिया? पढ़ लिया? अभिनंदन एक ही बार पढ़ना है, अभी याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना है अभी। नीचे आ गए थे, थोड़ा काबू कर भावनाओं पे। चले बच्चों इधर नीचे, चले प्लीज से किया, प्लीज से बहुत ध्यान से किया। प्रवेश गदा वाला ठीक है? पक्का? कल तो नहीं खाया आइसक्रीम? वेरी गुड, ध्यान रखा कर। मोर आइसक्रीम मोर डेंजर। ना लिसन टू मी। सो मैं बात कर रहा हूं किसकी बच्चों? कौन से आदमी की? जुड़े हुए आदमी, कनेक्टेड पर्सन। ठीक है, तो बच्चों ये जुड़ा हुआ आदमी कौन है? आदमी की, उसके आगे कुछ नहीं। चलिए, तो बच्चों ये जुड़ा हुआ आदमी कौन है? प्लीज, अब क्या हुआ बच्चों? एक लड़की अपने घर से भाग गई। कहां से भाग गई? उसके घर वालों को लग रहा था घर से भागी, बट घर से नहीं भागी। तो जब घर से भाग गई, अब बच्चों माँ बाप एकदम सदमे में है यार कि हमारी बेटी घर से कैसे भाग गई। ठीक है, पायलट बनने के लिए भागी थी, किसी लड़के के साथ नहीं भागी थी, किस लिए भागी थी? पायलट बनने के लिए। ठीक है, तब वो लड़की घर से भाग गई। ठीक है, प्रॉपर बुरखा उरखा पहन के भागी है। अब बच्चों ये जब भागी है, तब इसके घर वाले बड़े टेंस हैं कि कौन इसको भगा के लेके गया। अब आपको पता है इंडियन मेंटालिटी, भागी है मतलब किसी लड़के के साथ ही भागी नहीं, जमाना बदल गया, विमेन एम्पावरमेंट का दौर है। ठीक है, तब ये लड़की भागी है, तब इसके माता पिता तफ्तीश कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि भागी किसके साथ है। तो पुलिस वाले ने आइडिया दिया, इंस्पेक्टर नंदन, जिनके नाम में ये नंदन, नंदन ने आइडिया दिया कि पहले तो आप न्यूज निकालो कि पिछले 6 महीने में ये किन किन लोगों के साथ इसका मिलना जुलना था, किन किन लोगों से ये जुड़ी हुई थी। तो सबसे पहले देखना है कांड होने के आखिरी के 6 महीने में किन किन लोगों से इसका बात होता था। तो सबसे पहले देखा कि इसके खास दोस्त यार कौन थे, फिर इसके साथ कोई शादी सगाई में कोई वगैरह इसको मिला। ठीक है, उसके बाद ये भी देखेंगे कि किसी और तरीके से कोई ऐसा तो नहीं था जिसके साथ ये बार बार फोन पे बात करती थी, बेस्ट फ्रेंड, एकदम खासम खास एम्प्लॉई। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझना
तो जब कांड होता है ना कोई, तो उस कांड के पीछे कौन है ये जानने के लिए अपने को कितने महीने पीछे जाना पड़ता है? वी नीड टू मूव बैकवर्ड। कितने महीने? 6 महीना। इनफैक्ट इंडियन लीगल सिस्टम में 6 महीने का योगदान बहुत ज्यादा है। तो मतलब जो पिछले 6 महीने में आपके साथ था उसी ने क्या किया है? कुछ गड़बड़ किया। तो सेम बच्चों, अगर आरोप लगा है कि गौतमी ने या किसी भी इंसान ने क्या किया है? इनसाइडर ट्रेडिंग किया है, किसी भी इंसान ने इनसाइडर ट्रेडिंग किया है, या किसी ने तो इनसाइडर ट्रेडिंग किया है, तो अपन कनेक्टेड पर्सन किसको मानते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग होने के पिछले जो एक्ट है उसके पिछले, मतलब शक किस किस के ऊपर जाएगा? कौन कौन इनसाइडर है? इनसाइडर कौन है? कनेक्टेड पर्सन। तो कनेक्टेड पर्सन कौन कौन है? इनसाइडर ट्रेडिंग, वो जो हरकत हुई है, जो कांड हुआ है, उसके कितने महीने पहले? 6 महीने पहले। कौन कौन से लोग कंपनी से जुड़े हुए थे? इन व्हाट कैपेसिटी? ओए, कैसे जुड़े हुए थे? आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। किसके थ्रू जुड़े हुए थे? बाय वे ऑफ एफसी। एफसी मतलब फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन के, मतलब जुड़े हुए कौन कौन थे? किसके थ्रू जुड़े हुए थे? कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, या फिर अपने एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, या फिर अपने मैनेजमेंट पोजीशन के थ्रू। कितने लोग कंपनी से क्या हुए थे? कनेक्टेड थे। समझना, मैं डेफिनेशन किसकी पढ़ा रहा हूं आपको? कनेक्टेड पर्सन। तो आखिरी के 6 महीने में कितने लोग कंपनी से क्या हुए थे? कनेक्टेड हुए थे। इन क्यों हुए थे कनेक्टेड? तो आप कनेक्टेड क्यों होंगे किसी से? कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, या फिर कम्युनिकेशन के जरिए, या फिर एम्प्लॉयमेंट के जरिए। है ना बच्चों? आप ही एक चीज याद रखिए, आप जितने भी लोगों से कनेक्टेड है, आप बताइए कैसे कनेक्टेड? या तो कॉन्ट्रैक्ट, आप मुझसे कनेक्टेड है बिकॉज आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है? आप अपने बेस्ट फ्रेंड से कनेक्टेड है, क्यों? क्योंकि आपका उसके साथ क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। आप किसी अपने दुकान में काम करने वाले से कनेक्टेड हो, क्यों? बिकॉज वो आपका एम्प्लॉई है। ये तीन ही वजह है बच्चों। नहीं सर, मैं तो किसी ने, मैं तो उससे दिल से जुड़ा हुआ हूं। दिल से जुड़ा हुआ है मतलब तू कमीने सेकंड वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। कम्युनिकेशन, फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन। क्या डायरेक्टली दिल जोड़ लिया क्या तूने? आज दिल जोड़ते हैं। एक सबसे बकवास मूवी थी जिसमें जॉन अब्राहम ने बिपाशा बसु को सिर्फ कैसे प्रपोज किया था? मॉल में मिले, उसको जाके हक कर दिया और बोलता फील करो। बिपाशा बसु ने फील कर लिया, बोले आई लव यू। अरे मेरे बेटे आज, हमारे टाइम पे आई थी कोई मूवी जब हम लोग 5वीं 6वीं में थे, तो हम लोग जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु हमारे एकदम क्रेज थे एकदम। एनीवे एनीवे एनीवे, तो 3 तरीकों से। अब बच्चों एक मिनट, ये लोग इस तरह से कंपनी से क्या हो गए थे? जुड़ गए थे। कंपनी से क्या हो गया? ये लोग कनेक्ट हो गए थे। लेकिन अब इनका जो कनेक्शन था वो साधारण कनेक्शन नहीं था। इस कनेक्शन के चलते इनकी कंपनी में वैल्यू इस कदर हो गई थी कि इनको मिल गया था एक्सेस। क्या मिल गया था? एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। वहां तक पहुंच मिल गई थी। कहां तक पहुंच मिल गई थी? कि इनको यूपीएसआई मिल सकती थी। ठीक है? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, कई लोग नहीं लिख पाते, जो लोग रट्टा मार के लिख जाते हैं ना, गारंटी यूपीएसआई लिख ही नहीं पाते। क्या है ये? कनेक्टेड पर्सन लिख ही नहीं पाते। रट्टा मार के जाते तो वर्ड बना ही नहीं पाते। इसलिए कहानी याद रखना, 6 महीने पहले भागी थी मतलब 6 महीने पहले ही कांड था। दोस्त यार, कॉन्ट्रैक्ट, शादी सगाई, फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय, बार बार फोन, मतलब ये कोड्स हैं। तो याद रखना 3 तरीके से कोई बंदा पिछले लास्ट के 6 मंथ में जुड़ा हुआ था, इन चीजों के चलते जुड़ा हुआ था, और इन चीजों के चलते जुड़े होने के चलते उसको क्या मिल गई थी? he had got an access, he had got an access to what beta? To management information, to the he had got an access to the management, या फिर किसी भी पोजीशन पे उसको एक्सेस मिल गया था जहां से उसको क्या मिल सकती थी? अब ये कोई भी हो सकता है, कैन आई से एडवर्टाइजमेंट एजेंसी भी हो सकती है, स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिसर भी हो सकता है, ऑडिटर भी हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। ओ या, अरे हाँ या ना? चल देखते हैं। पीछे connected person, any person who is or who has। अभी who is और who has क्यों लिखा है? जिसका पहले भी था, अभी भी है।
हु हैज मतलब जिसका पहले था बट आज नहीं है, भाग गया, मतलब कांड किया और भाग गया. हु हैज ड्यूरिंग व्हाट बेटा? ड्यूरिंग द 6 months प्रायर टू द कंसेंट एक्ट. कंसेंट एक्ट मतलब इनसाइड ट्रेडिंग होने के, कांड होने के आखिरी के 6 महीने में, लास्ट 6 months में. बीन एसोसिएटेड विद द कंपनी, बीन एसोसिएटेड विद द कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था. कौन सी कैपेसिटी में, कौन सी क्षमता में, कौन सी पोजीशन में? पोजीशन मैटर नहीं करती. चपरासी भी हो सकता है, जमादार भी हो सकता है. जमादार कौन होता है पता ना? टॉयलेट क्लीन करने वाला, हाँ, नाली साफ करने वाला. नहीं, टॉयलेट तो मैं भी क्लीन करता हूँ, ठीक है, मैं भी जमादार हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे. तो who has been associated with the company or directly or indirectly in any capacity including, किसी भी कैपेसिटी में जो इंक्लूड है, इंक्लूडिंग है, मतलब कहना इसे यहां तक तो डेफिनेशन कंप्लीट हो गई. पहला पार्ट कि पिछले 6 महीने में जो भी बंदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी क्षमता में कंपनी से क्या है, तो मतलब यहां पे पहली डेफिनेशन खत्म हो गई ना. अब इसके अलावा और कैसे? इंक्लूडिंग व्हाट? इंक्लूडिंग बाय रीजन ऑफ व्हाट बेटा? बाय बीइंग कॉन्ट्रेक्चुअल, फिड्यूशियरी, और फिड्यूशियरी मतलब पोजीशन ऑफ ट्रस्ट. मतलब आपने कोई ऐसी पोजीशन एक्वायर कर ली, आपने कोई ऐसी पोजीशन एक्वायर कर ली, कंपनी आपके ऊपर क्या करने लगी है? ट्रस्ट. जैसे डिबेंचर ट्रस्टी. आपने कोई, एक मिनट बच्चों, फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन वाला पोजीशन कहां है? अब कहां है? फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन, अरे साला, फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन वाला पोजीशन आपने एक्वायर किया है, या फिर आपने कौन सा पोजीशन एक्वायर किया है? कॉन्ट्रैक्चुअल. आपने ऐसा रिलेशन क्रिएट कर दिया है. कौन सा रिलेशन? कॉन्ट्रैक्ट से रिलेशन क्रिएट हुआ है, या फिर फिड्यूशियरी रिलेशन. फिड्यूशियरी रिलेशन मतलब कुछ तो ऐसा रिलेशन है कि कंपनी आपके ऊपर क्या करती है? ट्रस्ट. जैसे बैंक, बैंक के साथ कंपनी अपना पूरा पैसा रखती है ना, क्यों? कि बैंक के ऊपर कंपनी क्या करती है? ट्रस्ट करती है. तो फिड्यूशियरी का मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. विद होम बच्चों? बाय रीजन ऑफ, अच्छा सॉरी, और एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप. एम्प्लॉयमेंट यहां पे भी कवर्ड है. या फिर बाय बीइंग व्हाट बेटा? डायरेक्टर, ऑफिसर और एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. अच्छा, ये यहां पे भी एम्प्लॉय लिखा है ऊपर. कॉन्ट्रेक्चुअल, फिड्यूशियरी और एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप. तो ये कौन सा एम्प्लॉयमेंट है? ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है, टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट है? सेकंड पॉइंट में टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट है. फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन, दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल, फिड्यूशियरी और एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप. तीसरा क्या है? बाय बीइंग व्हाट बेटा? ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. क्या है बच्चों? कौन सा पोजीशन मिल गया इसको? होल्ड्स एनी पोजीशन इंक्लूडिंग प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ एंड द कंपनी, वेदर टेम्पररी और रिलेशनशिप टेम्पररी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई भी रिलेशनशिप हो दैट अलाउज सच पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सेस टू व्हाट बेटा? एक्सेस टू यूपीएसआई, or is reasonably expected to allow such access. Can someone let me know the difference between directly or indirect access to UPSI, or is reasonably expected to allow such access? You have a direct or indirect access to UPSI. ठीक है, ये आप खुद मान लेते हो कि नहीं, आप इस पोजीशन पे थे कि आपको यूपीएसआई का एक्सेस मिल सकता था. और रीजनेबली, और क्या लिखा है? और रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू अलाउ सच एक्सेस, और इज reasonably expected to allow such access. मतलब temporary or permanent that allows such person directly or indirectly access to what बेटा? और is reasonably expected to allow such. नहीं नहीं नहीं, देने वाला नहीं है बाबा वो. और is reasonably expected to allow such access मतलब, या इस allow के बदले लिख लो is reasonably expected to have such access. मतलब एक मिनट, इसका मतलब ये हो गया कि आप अपनी आखिरी सांस तक बोल रहे हो कि नहीं, मेरे पास कोई एक्सेस नहीं था, कोई एक्सेस नहीं था, कोई एक्सेस नहीं था, कोई एक्सेस नहीं था, मैनेजमेंट के लोग मुझे अंदर भी नहीं घुसने देते, मेरे पास कोई एक्सेस नहीं था. लेकिन आप जिस पोजीशन पे हो, आपको देख के कोई अंधा काना व्यक्ति भी बोल देगा कि यू हैड द एक्सेस. समझ रहे हो? यू हैड द एक्सेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या फिर यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव दैट एक्सेस. एक्सपेक्टेड मतलब
आप डिनाई करो, लेकिन आपकी पोजीशन को देख के कोई भी एक्सपेक्ट कर सकता है कि आपके पास क्या था. So even if you deny that you don't have the access, can I say you can reasonably be caught in the definition of connected person. So who is a connected person? जल्दी से बताओ मुझे. Sir, any person in the last 6 months in any capacity had the access to UPSI, including by reason of, कैसे आ गया access? Frequent communication, contractual, fiduciary या फिर employment relationship या फिर by occupying the position of director or employee had the access to management or to what beta? UPSI or is reasonably expected to have that access. आप बाकी ये पढ़ सकते हैं. अच्छा, और रिलेशन कैसा हो सकता है? टेम्पररी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, ये समराइज डेफिनेशन है, आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है. एग्जाम में मत लिख के आना समराइज डेफिनेशन, एग्जाम में प्रॉपर डेफिनेशन लिख के आना, नहीं तो इतना पढ़ाने का मतलब नहीं है. सो हु इज एन इनसाइडर? हु इज एन इनसाइडर? नंबर 1 कनेक्टेड पर्सन. नंबर 2, तो कनेक्टेड पर्सन क्लियर है, कोई भी व्यक्ति जिसको आखिरी के 6 महीने में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली या फिर किसी भी पोजीशन के थ्रू क्या था? एक्सेस था. इंक्लूडिंग कैसे हो सकता है एक्सेस? बाय रीजन ऑफ फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल, फिड्यूशियरी या एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, या फिर by being in the position of director, employee or officer. Yes or no बच्चों? And the position was such that this person had what beta? And the relationship, whether permanent or temporary, this person had the access to what beta? UPSI, or one can reasonably expect that he had what beta? Access. Next कौन सी definition बच्चों? Deemed to be connected. So deemed to be connected is what? He is not actually connected. Actually में वो connected नहीं है. But अगर proof हो गया तो हम उसको क्या मान लेंगे? हम उसको कनेक्टेड मान सकते हैं. डीम मतलब मान सकते हैं कि वो कनेक्टेड है. सो डायरेक्टली कनेक्टेड है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड? इनडायरेक्टली. सो पहला कनेक्टेड पर्सन सबको क्लियर है? चलिए बच्चों, आज के लिए बस करेंगे. थैंक यू सो मच.